हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को टॉपिक वाइज आपके सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। रात के 8 बजे हम लोग कवर करें बीपीएससी टीआरडी 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा है। एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत क्लास 11 का बुक कंप्लीट हो चुका है। क्लास 12 का जो पार्ट 1 का बुक है भारतीय समाज, उसका लास्ट चैप्टर बाकी है, चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बीपीएससी अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, यानी टीआरडी 1, टीआरडी 2 और टीआरडी 3 के सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस करके बताने वाली हूँ। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसका एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे के साथ आप लोगों को मैं क्लास के माध्यम से बता रही हूँ। कल के क्लास में हम लोगों ने जो टीआरडी 2.0 का एग्ज़ाम हुआ था 15 दिसंबर 2023 को, उसमें से आप लोग जानते होंगे कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता है उसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 80 में आप लोगों को 50 क्वेश्चन तक मैंने कल के क्लास में बता दिया था। आज के क्लास में हम लोग और बाकी जो 30 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। फिर बीपीएससी टीआरडी 3 के क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनसीईआरटी सीरीज़ चलेगा। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ने से क्या होगा कि एक तो आपको आपके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे एक ही बार में, और आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करूंगी। एक्स्ट्रा मटेरियल के अंतर्गत आपको 2000 प्लस जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, महत्वपूर्ण कथन मिलेंगे, बुक से रिलेटेड रहेगा कि किस ऑथर का कौन सा बुक है। साथ ही साथ आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू, क्लास 12 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मैं पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगी। और टेलीग्राम का लिंक भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगी, जहां पे मैं मई मंथ से जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा, मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि मई मंथ से हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। कि वहाँ पे आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगी और उस टॉपिक को पढ़ के आइएगा और टेलीग्राम पर टेस्ट दीजिएगा। पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 7870421839, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर देने से क्या होगा कि मैं बाद में भी, जब अगर मैं फ़ोन के पास नहीं भी हूँ तो बाद में भी उसको देखकर मैं आप लोग को रिप्लाई कर सकती हूँ। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। यानी कल के क्लास में हम लोगों ने जो ऑफिशियल बुकलेट है उसका 120 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज 121 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा जा रहा है कि वह परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो वो परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं उसको एकाकी परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 पूछा जा रहा है कि एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह क्या कहलाता है। समूह विवाह, एक विवाह, बहुपति विवाह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता है तो उस विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, एक विवाह के नाम से जानते हैं। क्या, एक विवाह के नाम से जानते हैं। एक विवाह को इंग्लिश में बोला जाता है मोनोगेमी, जिसमें एक व्यक्ति का विवाह एक समय में केवल एक व्यक्ति के साथ होता है, और यह विवाह का सबसे आम और व्यापक रूप है जो कि हम लोग के अभी के वर्तमान समाज में भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रक्रिया को पूरा करती है। यानी कि विच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। ठीक है, आपकी अभिवृत्तियों को कौन सा करती है। धर्म, शिक्षा, परिवार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा जो समाज है इसके अंतर्गत जो प्रमुख संस्थानों की बात करें जो कि हमारे अभिवृत्तियों की यानी हमारा जो एटीट्यूड है, ठीक है,
कि हम समाज के अंतर्गत रह रहे, कैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, इस चीज़ का निर्माण करते हैं। इसको प्रकार्य को पूरा करती है, प्रकार्य यानी कि इसके फंक्शन को पूरा करती है। तो इसमें आपका धार्मिक संस्थान भी आ जाएगा, शिक्षा भी आ जाएगा, आपका विद्यालय, आपका परिवार, आपका कोई भी सामाजिक संगठन हो, मीडिया हो, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो उपयुक्त में से इसका एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धर्म का संरचनात्मक पक्ष है। ठीक है, मानसिक शांति, सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व का एकीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, धर्म का जो सामाजिक नियंत्रण की संरचनात्मक पक्ष की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि धर्म क्या करता है कि हमारे जो आंतरिक संरचना है उसके सिद्धांतों को हम लोग को क्या करता है कि हमें एक मानसिक शांति भी प्रदान करता है, हमारे ऊपर कंट्रोल भी रखता है, व्यक्तित्व का विकास भी हमें देखने को मिलता है। किसमें, तो आपका धर्म के संरचनात्मक पक्ष के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म संबंधित है। तो धर्म किससे संबंधित है, अलौकिक शक्ति से, विज्ञान से, धर्म निरपेक्षवाद से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धर्म किससे रिलेटेड है, तो ये अलौकिक शक्ति से रिलेटेड है। किससे, अलौकिक शक्ति से रिलेटेड है, क्योंकि धर्म क्या अलौकिक शक्ति में विश्वास से है। धर्म आत्मा, परमात्मा, इन सभी चीज़ों में जो कि ज्ञान और विज्ञान से परे की बात करता है। धर्म जो है यह व्यक्तित्व का गहरा विकास करता है, व्यक्तित्व के गहरे एकता के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 पूछा जा रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य लक्ष्य की होड़ में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, समान लक्ष्य प्राप्ति के किसके क्या बोला जा रहा है, होड़ में लगे हुए, तो उसको प्रतिस्पर्धा बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, प्रतिस्पर्धा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। यानी सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज का कारक नहीं बोला जा रहा। वनों की कटाई, सैन्य आक्रमण, व्यापार पाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप सिलेबस की बात करें तो मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो टेंटेटिव सिलेबस है तो वो सिलेबस कैसे हमें पता चलेगा, 1.0, 2.0, 3.0 में जो एग्जाम हुआ है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि सामाजिक नियंत्रण यानी कि सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज, ये हमको पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से मैं सिलेबस को आप लोगों को एक टेंटेटिव सिलेबस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद मैं बनाई हूँ उसको मैं आप लोगों तक जरूर दिखाऊंगी। आप लोग आने वाले कल के क्लास में जरूर इसे देखिएगा, रात के 8 बजे के क्लास में। और सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज जो है यह वो प्रक्रिया है जो कि सामाजिक घटनाओं से रिलेटेड होती है। अब सामाजिक घटना किस में घटित होगी, तो सामाजिक संरचना में, समाज के अंतर्गत जो संस्थाएं होती हैं उसके परिवर्तन में, इसकी संस्कृति में, इन सभी चीज़ों में जो परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन कैसे होगा, तो मान लीजिए समाज के अंतर्गत हम लोग रह रहे हैं तो इसका जो प्रौद्योगिकी में कोई नया चीज़ हमें देखने को मिला, कोई आर्थिक कारकों में परिवर्तन आया, संस्कृति के अंतर्गत हमें परिवर्तन देखने को हुआ, कोई जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, शिक्षा में परिवर्तन हुआ, जो व्यक्ति है उसको जागरूक करने के लिए कोई नए नए अभियान बनाए गए, तो वो सब होगा। तो वनों की कटाई, सैन्य आक्रमण, ये सब नहीं होगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया कि आपका जो पीजीटी का एग्जाम होगा वो 60% आपका मेमोरी बेस्ड होगा और 40% जो होगा वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। यानी आप चीज़ को कितना समझते हैं, आप समझ सकते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र विषय को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, इस पर आधारित होगा। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट जानना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 128 पूछा जा रहा है कि नातेदारी रीति जिसमें बुआ की विशेष भूमिका होती है उसको क्या कहा जाता है। जहाँ पे बुआ की विशेषता होती है उसको बोला जाता है एमिटेट यानी पितृ सव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पितृ सव्य त्रय बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे बुआ की भूमिका अधिक होती है, ये नातेदारी की एक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की आर्थिक समस्या है। बेरोजगारी,
अलाभकारी कृषि, भूमि आधिपत्य की समस्या यानी भूमि पर अधिग्रहण की समस्या, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ये क्या, ये क्वेश्चन कैसा हो गया, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो गया। तो आप जानते होंगे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है। प्रतिस्पर्धा कैसे होता है, धर्म के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, परिवार या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रतिस्पर्धा जो है वो हमें किसमें देखने को मिलेगी, सामाजिक संस्थाओं में, शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है, जो उन्हें व्यक्तित्व और उनके जीवन को और बेहतर प्रदर्शन के लिए करने के लिए उनको क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पशु, पौधे और प्राकृतिक वस्तु के प्रति जब जनजातीय श्रद्धा का व्यवहार रखती है तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसको बोला जाता है कि जब हमारी धार्मिक आस्था है वो किस में रहेगी, कोई पशु में, कोई पौधे में, कोई वस्तु के प्रति रहेगी, और किसका, तो जनजातीय लोगों का, तो उसको बोला जाता है टोटम। क्या बोला जाता है, उसे टोटम बोला जाता है। और ये जो अवधारणा ये किनके द्वारा दी गई है, तो इमानुएल दुर्खिम जी के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। यानी कि आपको दुर्खिम जी से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। और दुर्खिम ने ये किस में बताया था, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में अपनी टोटमवाद की अवधारणा दी थी। आज का आप लोगों का क्वेश्चन है कि द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ का रचना किस काल में किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, आप उसका ईयर को मुझको बताइए। टोटमवाद की अवधारणा जो है ये किनके द्वारा दी गई है, दुर्खिम जी के द्वारा दी गई है। इसमें इन्होंने धर्म के संबंध में इसके जो प्रारंभिक रूप है उसके बारे में बात की है। खास करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी जनजाति है वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद उनके धार्मिक विश्वासों, उनके सामाजिक उत्पत्ति के संदर्भ में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 पूछा जा रहा है कि द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह किस प्रकार का था। अभातृक बहुपति, भातृक बहुपति, सोरोरेल विवाह, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्रौपदी का जो विवाह हुआ था वो 5 भाइयों के साथ हुआ था। तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है, भातृक बहुपति विवाह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है। संयुक्त नहीं पूछा जा रहा है, तो संयुक्त परिवार का लक्षण कौन कौन सा है ये हमें जानना आवश्यक हो जाएगा। तो संयुक्त परिवार का लक्षण हो जाएगा पीढ़ियों की गहराई, अर्थात पीढ़ियों में एक साथ रहना, सामान्य रसोई को यूज़ किया जाता है, आय और जो घर के अंतर्गत जो संसाधन के साधन है उसको सभी एकजुट होकर एक साथ साझा करते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं, परस्पर निर्भरता रहती है, एक साथ वो निवास करते हैं यानी साझा निवास रहता है, और साझा जिम्मेदारियों को वो पालन करते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं पूछ रहा है, यानी कि पीढ़ियों की गहराई ये हो जाएगा, सामान्य रसोई भी हो जाएगा, व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल नहीं रहता है बल्कि क्या बोला गया कि साझा सबका जैसे विकास हो इस चीज़ पर बल दिया जाता है। तो ये कौन सा नहीं हो जाएगा, व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 पूछा जा रहा है कि फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं उनके बीच जो संघर्ष है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है वर्ग संघर्ष। क्या बोला जाता है, वर्ग संघर्ष। और यहाँ पे आपको एक ये जानना आवश्यक हो जाए कि वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई थी, तो कार्ल मार्क्स जी के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी। किनके द्वारा, कार्ल मार्क्स जी के द्वारा। यानी प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को जान लिया कि इमानुएल दुर्खिम को पढ़ना होगा, और इस क्वेश्चन में जान लिया कि आप लोगों को कार्ल मार्क्स से रिलेटेड सारे थ्योरी को पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है। जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में क्या सामान्य रहता है, तो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था रहती है। सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था है ये जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य रहती है। सामान्य जो सामाजिक स्तरीकरण है ये क्या करता है कि समाज के अंतर्गत जो जाति रहती है उनका जो संस्तरण है उसके बारे में बात करता है, उनके व्यवस्थाओं के बारे में, उनके पदानुक्रम के बारे में, उनका जो सांस्कृतिक स्तरीकरण है इसके संदर्भ में है, उनकी सांस्कृतिक भिन्नताओं से ये रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी,
उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन गिरिजन शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था, जिनका पूरा नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर। इन्होंने इसका प्रयोग किया था, तो उनका तो नाम है नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ठक्कर बापा जो थे वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक थे, जिन्होंने अगर बात की जाए तो वो गुजरात के जो गिर वन क्षेत्र के लोग थे, जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, ठीक है, गिर वन क्षेत्र के, इसके लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो गिरिजन शब्द का वे प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी थी, तो स्वरूपात्मक समाजशास्त्र यानी समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है इसको दो भागों में बांटा गया था, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय का इंग्लिश में नाम है फॉर्मल सोशियोलॉजी और समन्वयात्मक का आपका इनफॉर्मल। ठीक है, तो इसके बाद कौन करते हैं, जॉर्ज सीमेल करते हैं। मैं जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगी, इन सभी चीज़ें जो आपकी बातें हैं वो सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर बात की जाए कि स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, तो इसके समर्थक कौन कौन है, तो वानविज महोदय, टॉनिज महोदय, मैक्स वेबर, वीरकांत, रॉस, पार्क एंड वर्गेस, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक संबंधित नहीं है, यानी प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह की बात किया जा रहा है, तो प्राथमिक समूह कौन सा नहीं है, तो पति पत्नी भाई बहन ये सब प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन ये जो चाचा है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किनके द्वारा कहा गया है, तो ये मैकइवर तथा पेज जी के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा, मैकइवर तथा पेज जी के द्वारा ये बोला गया है कि समाज क्या है, ये सामाजिक संबंधों का जाल है। उन्होंने अपने सिद्धांत में समाजशास्त्र के क्षेत्र में इसकी बात की थी, और खासकर उन्होंने सामाजिक संस्था और समाज की गतिशीलता के संदर्भ में भी उन्होंने वह बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किनके द्वारा कहा गया है, तो यह हर्स्कोविट्ज़ जी के द्वारा कहा गया है कि संस्कृति क्या है, यह पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्स्कोविट्ज़ जो थे वो अमेरिकी मानव विज्ञानी थे, जिन्होंने अफ्रीका और अफ्रीकी अमेरिकी जो लोग थे उनकी जो संस्कृति थी उनका उन्होंने अध्ययन किया था, और इसके आधार पर उन्होंने इसकी बात की थी। उन्होंने अफ्रीकी डायस्पोरा की बात करते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात करते हैं अपने थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी थी। आपको मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसमें आप लोगों को कीवर्ड भी प्रोवाइड करूँगी जो कि 200 प्लस के जैसे है, तो उसमें क्या होगा कि आपको कीवर्ड के माध्यम से आप पहचान लीजिएगा कि ये किसका है। जैसे वर्ग संघर्ष तो कार्ल मार्क्स का है, टोटम दुर्खीम का है। सांस्कृतिक प्रतिमान ये कौन बात करते हैं, तो ये बात करते हैं रूथ बेनेडिक्ट। कौन करते हैं, रूथ बेनेडिक्ट बात करते हैं। ठीक है, कौन सा, सांस्कृतिक प्रतिमान यानी कल्चरल पैटर्न की बात करते हैं। अब कल्चरल पैटर्न आखिर होता क्या है, तो ये समाज या समूह के साथ जो हमारा साझा विश्वास है, मूल्य है, हमारे मानदंड है, हमारे व्यवहार से ये रिलेटेड है। यह जो प्रतिमान होता है किसी संस्कृति की नींव बनाता है, जो ये निर्धारित करता है कि उस संस्कृति के लोग एक दूसरे के साथ परिवेश में कैसे एक दूसरे का साझा कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं। कल्चर का ये पैटर्न है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्करण का आधार है। सामाजिक संस्करण का आधार क्या है, तो सामाजिक असमानता। क्या आधार है, सामाजिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 143 पूछा जा रहा है। 143 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से ना कि विषय सामग्री से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट चेंज, जो कि आपका यूपी पीजीटी में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टुअर्ट चेंज ने क्या कहा था कि विज्ञान क्या है, तो ये उसकी पद्धति से नहीं बल्कि इसकी विषय सामग्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन कौन सा है, पड़ोस, शहर, मित्र समूह या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, पड़ोस और मित्र समूह जो है वह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएंगे, और द्वितीयक समूह में क्या आ जाएगा, शहर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार नहीं है, रीतियां, कार्यप्रणालियां, भौतिक संस्कृति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, समाज का निर्माण के लिए, ये देखिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आधार नहीं है, तो रीतियां हो जाएंगी, उसके बाद आपका कार्य प्रणाली भी होगा, नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग को पहले समझना होगा कि जो भौतिक संस्कृति होती है वो समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आधार नहीं होता है, ठीक है। भौतिक हमारा संस्कृति, बाकी आपका रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, ये सभी हो जाएंगे। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जैसे आपका हो गया कि जिन चीज़ों का आप उपयोग कर रहे, उपभोग कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 146 पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय है। तो सांस्कृतिक तत्व हम किसको कहते हैं, संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। सांस्कृतिक तत्व की जो अवधारणा है वो क्लार्क विस्लर महोदय ने दिया था। किसने दिया था, तो क्लार्क विस्लर महोदय ने सांस्कृतिक तत्व की अवधारणा दी थी। कहाँ दी थी, तो उनकी जो पुस्तक थी मैन एंड कल्चर में, मैन एंड कल्चर में उन्होंने सांस्कृतिक तत्व की अवधारणा दी थी। तो ये सांस्कृतिक तत्व हो गया आपका कीवर्ड, और इससे जैसे ही आएगा तो आपको याद रखना कि ये किसका अवधारणा है, तो विस्लर की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में योगदान देता है, पर्यावरण की क्षीणता में योगदान देता है। तो क्या हो जाएगा, खनिज का जब हम अत्यधिक जब हम खनन करते हैं तो वो उससे क्या होता है, पर्यावरण में क्षीणता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा है, कि आधुनिकता क्या है, यह अपूर्ण परियोजना है। तो यह हबर्मास जी की चिंता है। कौन, किसने बताया है, हबर्मास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 पूछा जा रहा है कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है। तो जो भी हम नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं ये किससे रिलेटेड है, तो ये अनुसंधान से रिलेटेड है। किससे, अनुसंधान। और अनुसंधान जो ये चैप्टर है ये आपका क्लास 11 में भी है और आपका क्लास 12 में भी है। जो भारतीय समाज है उसका लास्ट जो 7 नंबर चैप्टर है परियोजना कार्य के उसके अंतर्गत आता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट को हम लोग जो सोसाइटी के अंतर्गत चेंज होता है उसके लिए प्रयोग किए थे, तो उसको बोला जाता है ब्राह्मणीकरण। क्या बोला जाता है, ब्राह्मणीकरण। और ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी, तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई थी। आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।